सॉरी बोल। अच्छा बोल। पैसा और पावर तो रावण के पास भी नहीं रहे, तो क्या चीज है? सनी देओल की एक और जबरदस्त फिल्म जिसका नाम है जाट। जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है, इसने चारों ओर धमाका मचा दिया है। इस बार सनी देओल का एक्शन गदर फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिल्म में रणदीप हुड्डा भी कम नहीं है। उनके खलनायक वाले किरदार को भी सभी ने खूब पसंद किया है। गांव में रणदीप हुड्डा यानी राणा तुंगा का इतना खौफ है कि पुलिस के आने पर भी उसके खिलाफ कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। अब राणा तुंगा को भी पता है कि अगर सनी पाजी आ गए तो वो क्या करेंगे। तुझे और तेरी लंका को यहीं फूक दूंगा। ये बहुत बढ़िया। गदर फिल्म के नलके वाले सीन की तरह ही इस फिल्म का पंखे वाला सीन भी हिट हो गया है। पाजी, अब ये भी बता दो कि आप हो कौन? मैं जाट हूँ। और ये फिल्म कैसी है भाई साहब? एटम बॉम्ब है। क्या बात है दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी खास बातें मैं आपसे कहानी के अंत में करूंगा। एक खास बात, और यदि बेहतरीन फिल्में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती है, तब ये चैनल आपकी उस जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि मैं लाता हूँ केवल चुनिंदा फिल्मों की कहानियाँ। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले। और इस कहानी के अंत में आपको कुछ जबरदस्त फिल्मों के नाम भी बताऊंगा, जिन्हें देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी तरह आप भी एक यूट्यूबर है तो आपके लिए कुछ खास बताया गया है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है श्रीलंका में जाफना के मंगूज जंगल से। और मंगूज जंगल में आर्मी की निगरानी में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। वो यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। वास्तव में वो लोग यहाँ जमीन के नीचे दबे हुए हथियारों को ढूंढ रहे थे। और तभी इन्हीं लोगों में से हम राणा तुंगा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे खुदाई के समय कुछ दिखाई पड़ता है। वास्तव में वो एक बॉक्स था जिसके अंदर बहुत सारा सोना था। ये देखकर तो वो राणा तुंगा चौंक गया था। अब राणा तुंगा ये बात अपने भाई सोमलू को बताता है और कहता है कि क्या जिंदगी भर मजदूर की तरह ही काम करना है या फिर इस वक्त को बदलना है। तो इसी वजह से ये लोग श्रीलंका की आर्मी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन श्रीलंका की आर्मी बहुत बड़ी थी, इसलिए वो उस सोने से भरे बॉक्स को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं और समुद्र के रास्ते से होते हुए वो श्रीलंका को छोड़कर इंडिया में पहुंच जाते हैं। तो इंडिया के तटों पर सबसे पहले वो लोग इस सोने को छुपाते हैं और जैसे ही वो यहाँ से जाने लगते हैं तो अचानक से उनकी नजर पड़ती है पुलिस पर और पुलिस उन्हें देखते ही अरेस्ट कर लेती है। तो अब पुलिस को भी बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग कोई ठीक इंसान तो नहीं है। ये लोग श्रीलंका से भागकर आए हैं, मतलब कि जरूर ये कुछ गलत काम करके भागे हैं और उनके पास कोई आईडी भी नहीं है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस चल सकता है। ये बात जब राणा तुंगा ने सुनी तो वो चौकन्ना हो गया और फिर उन सभी लोगों ने उस पुलिस वाले को एक एक सोने का बिस्किट दे दिया। यानी राणा तुंगा और उसके आदमी रिश्वत देकर अब भारत में ही रहने लगे थे। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है और अब हमें भारत की राष्ट्रपति वसुंधरा को दिखाया जाता है, जिसके पास एक खून से सनी हुई चिट्ठी आती है जो कि आंध्र प्रदेश के मोटूपल्ली गांव से आई थी। वास्तव में इस चिट्ठी को एक छोटी सी बच्ची ने लिखा था और वो अपने गांव के इलाके के बारे में बता रही थी कि यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब भी आजाद ही नहीं हुए हैं। वसुंधरा उस चिट्ठी में लिखी हुई हर एक बात को महसूस कर रही थी, क्योंकि वो चिट्ठी केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उस चिट्ठी में उन सबके कटे हुए हाथ के अंगूठे भी थे जो लोग उस बच्ची के साथ खड़े थे। इसलिए अब राष्ट्रपति वसुंधरा ने तुरंत ही एक सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है और कहती है कि आंध्र प्रदेश के मोटूपल्ली गांव में जाओ और वहां जाकर पता करो कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां पे क्या चल रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति वसुंधरा समझ गई थी कि मोटूपल्ली गांव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो आ चुकी है। इसके बाद हमें आंध्र प्रदेश के मोटूपल्ली गांव को दिखाया जाता है, जहां पर कि कुछ किसान जो है वो हल चला रहे थे। तभी बीच खेत में उन्हें कुछ डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उन सभी किसानों के होश उड़ गए थे। इन सभी घटनाओं को सुनने के बाद ही विजय लक्ष्मी नाम की एसआई आती है और वो यहाँ पर आने के बाद ये बात जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है, यानी जो लाशें किसानों के खेतों में से मिली है उनके पीछे किसका हाथ है। यहाँ ये भी परेशानी थी कि इस मामले में बात करने के लिए गांव का कोई भी आदमी या फिर औरत आगे नहीं आ रहा थी। पर थोड़ी देर के बाद जब वो अपने अपने परिजनों की डेड बॉडी के पास जाते हैं तो वो लोग वहाँ जाकर रोने लगते हैं और तभी यहाँ पर विजय लक्ष्मी को एक बच्चे से मालूम चलता है कि ये सब कुछ वास्तव में राणा तुंगा नाम के एक बहुत बड़े गुंडे ने किया है। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही राणा तुंगा के घर पर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही विजय लक्ष्मी अपने बड़े सीनियर ऑफिसर को भी कॉल कर देती है और विजय लक्ष्मी के साथ जो कांस्टेबल राणा तुंगा के घर पर जा रहे थे, जब उन्हें मालूम चला कि वो लोग राणा तुंगा के घर पर जा रहे हैं तो जितने भी आदमी पुलिस वाले थे वो सब गाड़ी से उतर जाते हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी और उसकी सभी साथी महिलाएं ऑफिसर राणा तुंगा के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि राणा तुंगा की मां मौजूद थी। विजय लक्ष्मी यहाँ राणा तुंगा की मां के सामने ही राणा तुंगा के
लोगों को बुरी तरह से मारती है। लेकिन तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती यहाँ पर आ जाती है और वो बड़ी ही चालाकी से उनसे कहती है कि आप इस तरह से लड़िया मत, कृपया कर आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहकर वो सबको अंदर बुला लेती है और जब भारती यहाँ विजय लक्ष्मी के मुंह से राणा तुंगा के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा सुनती है तो वो यहाँ पर उन सभी लेडीज ऑफिसरों को बुरी तरह से पिटवाती है और उनके सारे कपड़े भी उतरवा देती है और उन्हें एक कमरे में कैद करवा दिया जाता है। यहाँ पर भारती विजय लक्ष्मी को बताती है कि राणा तुंगा कोई आम आदमी नहीं है, वो एक रावण है और ये उसकी लंका है। यहाँ पर तुम सोच रही हो कि कोई राम आएगा, कोई हनुमान आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा से ऐसे ही रहेगी, किसी का इंतजार मत करना। इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है हमारे चहेते कलाकार सनी पाजी की, यानी बलदेव सिंह प्रताप की, जो कि ट्रेन से कहीं पर जा रहा होता है और तभी अचानक से ट्रेन खराब हो जाती है। और जब वो ट्रेन से उतरकर टीसी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो यहाँ पर पता चलता है कि आगे एक मालगाड़ी पलट गई है जिस वजह से ट्रेन में कुछ समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पर बलदेव को भूख भी लगी थी, इसलिए बलदेव पता करके कुछ दूरी पर एक छोटी सी टपरी थी जहाँ पर की इडली वगैरह मिल रही थी, तो बलदेव वहीं पर खाने के लिए चला गया। वहाँ जाकर वो इडली वगैरह खाने लगता है। वैसे तो बलदेव नॉर्थ से आया है और उसे इडली खाने की आदत नहीं है, लेकिन उस औरत ने यहाँ पर बलदेव को बहुत ही प्यार से इडली दी थी, इसलिए वो उस इडली को बहुत ही चाव से खाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ही यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उनके धक्का लगने की वजह से बलदेव के हाथ से प्लेट गिर जाती है, जिससे कि पूरा खाना खराब हो जाता है, जो कि उस औरत ने उसे बड़े ही प्यार से दिया था। अब बलदेव तुरंत ही उस गुंडे के पास गया और उससे कहता है कि मैं खाना खा रहा था, मेरे हाथ में इडली थी और तेरा धक्का लगने की वजह से इडली नीचे गिर गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू सॉरी बोल दे और इस मामले को हम यही रफा दफा कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद वो गुंडा जोर जोर से हंसने लगा। वो यहाँ बलदेव से कहता है कि तू जानता भी है कि तू किसे सॉरी बोलने के लिए कह रहा है, तू आया तो यहाँ पर 2 पैरों पर है लेकिन जाएगा 4 कंधों पर। इसके बाद वो बलदेव पर हमला कर देते हैं, लेकिन बलदेव तो यहाँ पर उन सभी की बुरी तरह से बैंड बजा देता है और आखिर तक उस गुंडे से सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोलने के लिए ही कह रहा था। लेकिन यहाँ पर वो गुंडा बलदेव से कहता है कि वो राम सुब्बा रेड्डी का आदमी है, जो कि एक बहुत बड़ा मंत्री है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मतलब कि बलदेव तुरंत ही राम सुब्बा रेड्डी के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर उसके गुंडे समेत सुब्बा रेड्डी की भी बढ़िया से धुनाई कर देता है। लेकिन यहाँ भी मंत्री ने सॉरी नहीं कहा। वो कहता है कि मेरे ऊपर भी सोमलू का हाथ है और वो वहीं पर जा रहा है। ये सुनने के बाद बलदेव भी उसके साथ जाने लगता है। इसके बाद हम सोमलू को देखते हैं, जो कि एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था। वास्तव में वो अपने आसपास की सारी गांव की जमीनों को वो हथियाना चाहता है, इसी वजह से वो यहाँ के लोगों के पेपर्स पर जबरदस्ती साइन ले रहा था। उन सभी डरे हुए लोगों के पास साइन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और तभी यहाँ पर एंट्री होती है बलदेव की। बलदेव के यहाँ पर आने के बाद सोमली उससे कहता है कि तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तूने गलत लंका में पैर रख दिया है, तुझे पता नहीं है कि अब तेरे साथ क्या होगा। लेकिन बलदेव उससे कहता है कि तू सॉरी बोल दे भाई, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन फिर से यहाँ पर भी बलदेव को तांडव करना पड़ जाता है, क्योंकि सोमलू सॉरी नहीं बोल रहा था। आखिर में बलदेव जब सोमलू के बहुत सारे लोगों को कूट देता है तो यहाँ पर सोमलू बताता है कि तू जानता नहीं है कि मेरा भाई राणा तुंगा है। तो अब बलदेव ने भी फैसला कर लिया था कि अब वो राणा तुंगा से ही सॉरी बुलवाएगा, इसलिए बलदेव सोमलू को लेकर राणा तुंगा के घर पर ही पहुंच जाता है। अब राणा तुंगा यहाँ पर उसके सामने आता है और जब उसे ये सारी बातें पता चलती है कि एक आदमी ने राणा तुंगा के इतने सारे लोगों को पीटा है, तब वो चौंक गया था कि एक सॉरी बोलने की वजह से इस आदमी ने ये सब कुछ कर दिया। और ये सभी बातें सोमलू अपने भाई राणा तुंगा को बता रहा था। अब राणा तुंगा भी सोच रहा था कि एक सॉरी ही तो बोलना था, बोल देता। अब यहाँ पर राणा तुंगा हमारे हीरो बलदेव से सॉरी कह देता है। ये सुनने के बाद बलदेव कहता है कि अब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं यहाँ से शांति से जा सकता हूँ। जब हमारा बलदेव यहाँ से जाने लगता है तो बाहर ही उसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स की वर्दी दिखाई पड़ती है, जिनके ऊपर खून के दाग भी लगे हुए थे। यहाँ बलदेव उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या है। बाद में सारी पुलिस की वर्दियों को समेटकर वो कुछ खून के धब्बों का पीछा करने लगता है, जो कि उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहाँ वो सारी लेडी ऑफिसर को नंगा करके रखा गया था। तब यहाँ पर बलदेव उन सभी को वर्दी देता है, वो सारी लड़कियां वर्दी पहन लेती हैं। और अब यहाँ पर बलदेव को बहुत ही जोर का गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक इडली के गिर जाने की वजह से मैंने इन सबको पीटा है और अब तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, वो भी हमारे देश की बेटियों के साथ। ये देखकर तो बलदेव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन इसके लिए तो अब राणा तुंगा भी तैयार था कि बहुत हो गया तेरा, अब मैं भी सहन नहीं करने वाला, क्योंकि अब बात मेरे ऊपर आ रही है। यहाँ दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी थी, लेकिन तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती ने यहाँ राणा तुंगा को रोक लिया था। भारती राणा तुंगा से कहती है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम होने वाला है, अगर यहाँ पर हमने कुछ कांड कर दिया तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए इसे यहाँ से जाने दो। अब बलदेव सभी लेडी ऑफिसर्स को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब वो बीच रास्ते में थे तभी राणा तुंगा के बहुत सारे लोग इनका पीछा करने लगते हैं और वो तो बस इन्हें मारना चाहते हैं।
राणा तुंगा के लोग इनके ऊपर फायरिंग भी कर रहे थे और इन्हीं में से एक लेडी ऑफिसर को गोली लग जाती है। वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और बलदेव को उसकी मदद करनी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए वो गांव में घुसकर मदद लेने की सोचता है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। तभी बलदेव के पास राणा तुंगा का कॉल आता है और वो कहता है कि तू ये मत सोचना कि कोई तेरी मदद करेगा, तेरी मदद कोई भी नहीं करने वाला है। मैं उन सारी लड़कियों को मार दूंगा और आखिर में मैं तेरा चेहरा देखूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर बलदेव विजय लक्ष्मी से पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये आदमी कौन है। तब यहाँ पर विजय लक्ष्मी बताती है कि वो इस जगह का रावण है और उसने जगह पर कोहराम मचा कर रखा है। इसके बाद कहानी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और ये कहानी जो है स्विट्जरलैंड में पहुंच जाती है, जहाँ कुछ साइंटिस्ट ने इसी जगह पर यूरेनियम का एक और विकल्प यानी थोरियम को ढूंढ लिया था। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका प्रयोग परमाणु जैसे हथियार बनाने में किया जाता। अब मतलब जिस जगह में लोगों की जमीनें हैं उस गांव के नीचे ही थोरियम है, इसलिए राणा तुंगा जमीन को खरीदना चाहता है और उस पूरे थोरियम को निकालना चाहता है। इस डील में बहुत बड़े बड़े मंत्री भी शामिल है और उन्हीं की डील स्विट्जरलैंड के उन लोगों से हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राणा तुंगा को मिला है कि वो सभी की जमीन को खाली कराए, इसीलिए वो जबरदस्ती उन सभी की जमीनों को हथियाना चाहता है। लेकिन जब वो सभी लोग नहीं माने तो राणा तुंगा ने उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो मार दिया है और इन सभी को मरता हुआ देख गांव के आधे लोग वैसे ही शांत हो गए हैं। विजय लक्ष्मी ये सारी बातें बलदेव को बता रही थी कि हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। बलदेव यहाँ पर विजय लक्ष्मी से कहता है कि क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, क्या वहाँ पर कंप्लेंट करना चाहिए, लेकिन पुलिस तो खुद ही राणा तुंगा के साथ मिली हुई थी। और फिर बलदेव भी सभी लेडी ऑफिसर्स के साथ उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि वो सीनियर ऑफिसर से कह रहा था कि मुझे राणा तुंगा के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, लेकिन वो पुलिस वाला भी राणा तुंगा के साथ ही मिला हुआ था। वो सीनियर यहाँ बलदेव से कहता है कि राणा तुंगा को आप इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते और बातों ही बातों में यहाँ पर वो सारे पुलिस वाले भी बलदेव को ही चैन से बांध देते हैं और कहते हैं कि हम भी राणा तुंगा की ही रोटी खाते हैं। इसके बाद वो सीनियर ऑफिसर सोमलू के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि हमने बलदेव को चैन से बांध दिया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम इसे जल्द से जल्द मारेंगे। जिस तरह से बलदेव चैन से बंधा हुआ था तो सभी पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो कब्जे में आ चुका है, अब इसे आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन इस जेल में ही एक और कैदी बंद था और जब उसने यहाँ बलदेव को देखा तो वो भी चौंक गया। वो कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने जेल में किस आदमी को बंद रखा है। वो बताता है कि मैं विदेश में एक जेल में बंद था, उस जेल में एक आदमी आया था और वो आदमी यही था। और उससे भी दिलचस्प चीज की वो आदमी जेल में सिर्फ बंद नहीं था बल्कि उसने जेल में बहुत सारे लोगों को मार डाला था। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। जैसे ही सोमलू यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बलदेव अपनी चैन को खोलकर सारे गुंडों की धुनाई चालू कर देता है, यहाँ तक कि उस सीनियर ऑफिसर के सारे पुलिस वालों को भी धो डालता है। बलदेव यहाँ पर बंद इसलिए था क्योंकि वो जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, उन्हें क्या सजा दी जाए। आखिर में बलदेव ने सभी को मार दिया था, यहाँ तक कि सोमलू को भी जान से मार दिया था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर राणा तुंगा आता है, लेकिन तब तक बलदेव और सभी लोग यहाँ से जा चुके थे। राणा तुंगा ने यहाँ पर अपने भाई की डेड बॉडी को देखा तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है। तब बलदेव ने राणा तुंगा के पास कॉल किया और उससे कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जब अपने की मौत होती है तो कैसा लगता है, और मुझ तक पहुँचने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ। इसके बाद हम सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को भी देखते हैं, जिसे राणा तुंगा की हर एक चीज के बारे में पता चल गया था कि वो श्रीलंका में एक आतंकवादी था और उसने वहाँ के बहुत सारे सोल्जर को भी मारा था और ये सब कंफर्म हो चुका था कि वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसे किसी भी तरह से अरेस्ट करना ही होगा। लेकिन ये काम आर्मी वालों का लगता है, इसलिए यहाँ पर सत्यमूर्ति एक सोल्जर के पास कॉल करता है। वो बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि पुलिस भी राणा तुंगा के साथ मिली हुई है, इसलिए पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए आर्मी को ही ये सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे सोल्जर कहीं और बिजी थे। लेकिन सुखबीर सिंह यहाँ पर सत्यमूर्ति को बताता है कि हमारे पास एक सोल्जर है जो कि इसी जगह के आसपास है, अगर हमने उसे ये खबर दे दी तो वो अकेला ही इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। उसका नाम है बलदेव प्रताप सिंह। बलदेव प्रताप सिंह ने अकेले ही बहुत सारे ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राणा तुंगा को, जो कि उस गांव के पास जाता है और वहाँ के सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन सभी से साइन ले रहा था क्योंकि उसे ये सारी जमीन जो लेनी है, और तो और उसके सारे बैकअप भी तैयार थे। उसके पास जितने भी गुंडे थे वो सारे गुंडे आ चुके थे क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पर बलदेव कभी भी आता ही होगा। राणा तुंगा ये सोच ही रहा था कि वहाँ पर बलदेव आ जाता है और यहाँ पर तबाही मचाना भी शुरू कर देता है और इन लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहा था। भले ही राणा तुंगा के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन बलदेव प्रताप सिंह अकेला ही इन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था। और आखिर में यहाँ बलदेव सिंह की राणा तुंगा के साथ एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें राणा तुंगा हार जाता है। इसके बाद सभी गाँव वाले मिलकर राणा तुंगा को फांसी पर लटका देते हैं
हैं। तो इस तरह से एक और रावण का अंत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राणा तुंगा की माँ को और उसकी पत्नी भारती को। पत्नी भारती ने खुद को गोली मार ली थी, तो वहीं राणा तुंगा की माँ को ये सब देखकर हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद बलदेव उस छोटी सी लड़की के पास जाता है, जिस छोटी सी लड़की ने वसुंधरा राष्ट्रपति के पास चिट्ठी लिखी थी। और आज भी उस बच्ची ने बलदेव से कहा था कि अगर फिर से कोई समस्या होती है तो आप आओगे ना। इस पर बलदेव ने भी कहा कि जब जब तुम मुझे याद करोगी मैं पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से बलदेव प्रताप सिंह ने एक मिशन और कंप्लीट किया, वो भी अकेले। जब सत्यमूर्ति ने सुना कि एक आदमी ने ही इस मिशन को कंप्लीट कर दिया है तो वो पूरी तरह से हैरान था और वो ऐसे वन मैन आर्मी ऑफिसर से मिलना चाहता है। अब इस फिल्म से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। दोस्तों, ये पूरी फिल्म एक्शन से भरपूर है। फिल्म का कोई भी सीन लड़ाई झगड़े बिना नहीं गुजरता। फिल्म का प्लस पॉइंट ये भी है कि हमें इस फिल्म को पूरा देखने की चाह बनी रहती है। हर पल फिल्म की स्टोरी जानने की उत्सुकता रहती है। क्लाइमैक्स में भी कई नई चीजें सामने आती है। ये फिल्म आपको एक जोरदार संदेश भी देती है। इस बात को सनी देओल खुलकर तो नहीं कह पाए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गौर करें तो आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कोने में देख लीजिए, भारत की जितनी भी उपजाऊ जमीनें हैं उनको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और बेचने वाले भी हम किसान लोग ही हैं। आप भले ही घर की दीवारों को सोने से बना ले, लेकिन खाना तो भोजन ही पड़ेगा। और जब जमीनें ही नहीं बचेंगी तो जाओगे कहाँ? अगर यही रवैया रहा तो आने वाले 2050 तक ही भारत की सभी उपजाऊ जमीनें पत्थर की इमारतों में तब्दील हो चुकी होगी और तुम लोगों के लिए ही खाने के लाले हो जाएंगे। जो फल सब्जियां आज 100 या 50 में मिल जाती है, कल वही सब्जियां 1000 किलो का भाव तय करेंगी। अब वापस से टॉपिक पर आते हैं। सभी लोगों की एक्टिंग एकदम लाजवाब है और रणदीप हुड्डा ने तो कमाल ही कर दिया है। वो हर सीन में जमे हैं और कहीं कहीं पर तो अपने पाजी यानी सनी देओल पर भी भारी पड़ते नजर आते हैं। जिस तरह का फिल्म में खलनायक होना चाहिए वैसा ही खौफ उन्होंने बना रखा है। वैसे अगर कुछ अटपटा है तो वो ये है कि पूरी फिल्म में सनी पाजी ने 10-20 लोगों को एक साथ मारा है और फिल्म के आखिर में भी वो सभी गुंडों को मार देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक खरोंच तक नहीं आती है ना कमाल की बात। अब आपके लिए एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आपका भी मेरी ही तरह किसी भी विषय से संबंधित कोई चैनल है जिस पर आप मेहनत कर रहे हो तो उन्हें मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे आपके कमेंट और आपका काम अच्छा लगा तो आपके चैनल का नाम मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सही से समझ गए होंगे। अब कुछ जबरदस्त फिल्मों के नाम। दोस्तों, अगर आप एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको सोनू सूद की फिल्म फतेह को जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म में एक्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी ही दूसरी फिल्म है स्काई फोर्स। ये अक्षय कुमार की शानदार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को भी आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे अगर आप ऐतिहासिक फिल्म देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छावा फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म नहीं है बल्कि भारत की वास्तविक सच्चाई है। वैसे इन सभी कहानियों को भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप चाहे तो इन सब का भी मजा ले सकते हैं। और मैं जल्द ही सुनील शेट्टी की आने वाली फिल्म केसरी वीर की कहानी के साथ जल्द ही लौटूंगा, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई लेटेस्ट फिल्म की कहानी आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।